मैंने बैंक से 5 अरब रुपए का लोन लेकर शेंजन में 1,000 फ्लैट खरीदे। हर महीने बैंक को 256 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए अब मैं दिन रात किराया वसूलने में लगा रहता हूँ। और इस सब की शुरुआत हुई जब मैं 20 साल पहले वापस आ गया। उस वक्त मेरी बीवी, जो महजूम खेलते वक्त किसी से मिली थी, उसके साथ भाग गई। मेरी फ्रूट शॉप भी कंपटीशन की वजह से बंद करनी पड़ी। जब मैं बिल्कुल टूट चुका था, तब मेरी बेटी को एक लॉटरी टिकट मिली और उसमें 10 लाख का इनाम निकला। हालात को अच्छी तरह समझने वाले ये यांगो ने तुरंत बेटी के साथ शेंजन का रुख किया। यहाँ घर खरीदने के लिए कम से कम कितना डाउन पेमेंट लगेगा और मंथली ईएमआई कितनी होगी, यांगो ने आसानी से पूछा। हमारे ब्लू कोस्ट में सबसे कम कीमत 6,400 युआन प्रति स्क्वायर मीटर है। डाउन पेमेंट सिर्फ 10% लगेगी और ऊपर से एक और 10% हम माफ कर देंगे। ईएमआई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितने बड़े घर लेना चाहते हैं, सेल्स गर्ल ने समझाया। इसके अलावा डेवलपर की तरफ से हर स्क्वायर मीटर पर 1,000 युआन का कैश बोनस भी मिलेगा। यानी अगर आपने 100 स्क्वायर मीटर का घर लिया तो आपको 1 लाख युआन का कैश बोनस मिलेगा। साथ ही एक लकी ड्रॉ भी है जिसमें 95% कीमत पर घर मिलने का चांस है। वैसे हमारी कीमत है 6,400 युआन, लेकिन जो एक 10% डाउन पेमेंट हम माफ कर रहे हैं, उससे इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 5,760 युआन। फिर 1,000 युआन का कैश बोनस घटाने के बाद असल कीमत सिर्फ 4,760 युआन प्रति स्क्वायर मीटर रह जाती है। ये डील सच में बहुत अच्छी है। ऊपर से ये रेडी टू मूव घर है, फुल इंटीरियर के साथ फर्नीचर और अप्लायंसेस सब इंक्लूडेड। बस सामान उठाओ और आ जाओ। तो अगर मैं कई फ्लैट्स खरीदूं, मान लो 10 या 100, तो भी 10% डाउन पेमेंट चलेगी, ये आंगो ने पूछा। और मैंने सुना है कहीं जीरो डाउन पेमेंट भी होती है, बल्कि कुछ लोगों ने एक पैसा दिए बिना कैश भी लिया है। वो कैसे होता है? हमारा ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली जीरो डाउन पेमेंट जैसा ही है और कैश भी मिलता है, सेल्स गर्ल बोली। मान लो 100 स्क्वायर मीटर का घर है, टोटल प्राइस 64 लाख युआन। डेवलपर एक 10% माफ करता है, आप खुद एक 10% यानी 64,000 युआन पे करो। फिर डेवलपर 1,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 लाख युआन कैश वापस देता है। उसमें से आपकी 64,000 युआन की डाउन पेमेंट निकाल दो तो भी 36,000 युआन हाथ में बचते हैं। हाँ, टैक्सेस और फीस लगेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम 20,000 युआन पॉकेट में आएंगे। और अगर किराए पर देना हो तो क्या रेंट से ईएमआई निकल आएगी, यैम्बो ने पूछा। किराए की बात करें तो 100 स्क्वायर मीटर 3BH के घर का ब्लू कोस्ट के पिछले फेजेस में किराया 3,000 युआन से ऊपर रहा है। कहीं थोड़ा कम, कहीं ज्यादा, मोस्टली 3,000 से 3,500 के बीच। 30 साल के लोन पर ईएमआई लगभग 2,700 युआन होगी, शायद 2,600 से कुछ ज्यादा, क्योंकि इस साल होम लोन रेट थोड़ा कम हुआ है। तो इन्वेस्ट करके किराए पर देना एकदम सही रहेगा। किराए से लोन आसानी से चुकता हो जाएगा और हर महीने कुछ बच भी जाएगा। ये आंगू मन में हिसाब लगा रहा था। एक फ्लैट पर 20,000 प्लस युआन कैश और 7-8 महीने की ईएमआई कवर। वैसे 2004 में शेंजन की प्रॉपर्टी प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन 2005 में शहर के अंदर एवरेज प्राइस लगभग 8,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर हो गई। 2006 में तो और बड़ी उछाल आई। एवरेज प्राइस 12,000 से 13,000 युआन तक पहुंच गई। लेकिन असली बूम तो 2007 में आया। 2007 की शुरुआत में एवरेज प्राइस थी 15,000 युआन और अक्टूबर 2007 तक ये 20,000 से ऊपर निकल गई। कुछ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स तो 40,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर पर लॉन्च हुए और शहर के बाहरी इलाकों में भी नए प्रोजेक्ट्स 18,000 युआन से शुरू थे और ओपनिंग डे को ही बिक जाते थे। सप्लाई से ज़्यादा डिमांड। अभी इसमें करीब 4 साल बाकी हैं। अगर किराए से ईएमआई निकलती रहे तो यह इन्वेस्टमेंट एकदम शोर शॉर्ट मुनाफे का सौदा है। बस ये नहीं पता कि कई फ्लैट्स खरीदने पर डाउन पेमेंट कितनी लगेगी। शायद डेवलपर की 10% प्लस खुद की 10% यानी कुल 20% काफ़ी ना हो। अगर और 10% खुद देनी पड़ी तो इन पैसों से ज़्यादा फ्लैट्स नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो आपके मैनेजर को बुला सकते हो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, देखते हैं और क्या डिस्काउंट मिल सकती है, ये एंगो ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर एक दो नहीं, बहुत सारे फ्लैट्स लेने का प्लान है। होलसेल और रिटेल में तो फ़र्क होता ही है। सेल्स गर्ल लीसीसी मन में खुश हो गई। वो अच्छी तरह समझ गई थी। मैं लीसीसी हूँ। आपका नाम? यी, जैसे इजी में वाई और यी जिंग वाला यी। ठीक है ये सर, जरा रुकिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। लिसीसी मुस्कुराते हुए चली गई। थोड़ी देर में वो एक मिडिल एज आदमी को लेकर आई। ये सर, ये हमारे जांग मैनेजर हैं, लिसीसी ने इंट्रोड्यूस कराया। जांग मैनेजर यही सर हैं, इन्हें कई फ्लैट्स चाहिए और आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। ये सर, वेलकम टू ब्लू कोस्ट। जांग मैनेजर, मेरा सवाल सीधा है, अगर मैं 10, 50 या 100 फ्लैट्स लूँ तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी होगी? यांगो ने हाथ मिलाते हुए पूछा। ये सर, 2 या उससे ज़्यादा फ्लैट्स के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट 30% है। डेवलपर एक 10% माफ करेगा तो आपको खुद 20% देनी होगी, लेकिन पहले फ्लैट पर 10% वाली डील तो रहेगी ही। जांग मैनेजर ने समझाया। तो 10 या 100 फ्लैट्स पर भी 30% डाउन पेमेंट ही रहेगी? यांगो ने फिर पूछा।
इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली किसी ने यहाँ एक साथ इतने फ्लैट्स कभी नहीं लिए, तो मुझे पूरी सर्टेनिटी नहीं है। मैनेजर बोले, क्या ये सर सच में दर्जनों या सैकड़ों फ्लैट्स लेने का सोच रहे हैं? अगर खुद पैसे नहीं लगाने और ऊपर से कैश भी मिले तो ज़्यादा क्यों ना लूँ? यांगो ने हंसते हुए कहा, वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। एक फ्लैट पर 0 डाउन पेमेंट हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा पर आपको 20% खुद देनी होगी। मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मान लो प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ा दी जाए, जैसे असली कीमत 50 लाख हो और आप उसे 65 लाख पर बेचो। 30% डाउन पेमेंट हुई 19.5 लाख। 65 से 19.5 घटाओ, 45.5 लाख बैंक लोन होगा। इससे मेरी ओरिजिनल 50 लाख की पेमेंट बैंक से हो जाएगी, यांगो ने कहा। इस तरह मेरी एक पैसा डाउन पेमेंट नहीं लगेगी। डेवलपर जो 10% यानी 5 लाख माफ कर रहा है और बैंक लोन है 45.5 लाख, तो फर्क सिर्फ 45,000 युआन का है। वो कैश में दे दो। जैंग मैनेजर मन में खुश हो गया, ये सर तो कमाल के हैं। इस तरह काम करने पर सच में 0 डाउन पेमेंट और कैश ऊपर से, बस लोन अमाउंट थोड़ा बढ़ेगा। पहले 35 लाख लोन था, अब 45.5 लाख होगा। ईएमआई 1670 से बढ़कर 2400 युआन हो जाएगी, हर महीने करीब 700 ज़्यादा। लेकिन ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, उसका काम है फ्लैट बेचना। इस तरह काम हो सकता है। ये सर आप कितने फ्लैट्स लेना चाहते हैं? अगर इस तरह हो सकता है तो जितने चाहें उतने, ये एंगो ने हंसते हुए कहा, बशर्ते मुझे कोई पैसा ना लगे और कुछ कैश हाथ में आए। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर ओनर को कॉल करता हूँ। मैनेजर बोले, श्योर। और एक बात, प्राइस में और डिस्काउंट हो सकती है क्या? ई एंगो ने पूछा। मैं 2-4 नहीं, शायद सैकड़ों फ्लैट्स ले रहा हूँ। बल्क में कुछ तो बनता है। बिल्कुल, अगर डील बनी तो और डिस्काउंट भी मिलेगी। मैं ओनर से मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करता हूँ। मैनेजर मुस्कुराया। करीब एक 5-2-0 मिनट बाद जैंग मैनेजर तेजी से वापस आया। हमारे डेवलपर ओनर खुद आकर आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा और इंतजार करें। आधे घंटे बाद कई लोग आए और यांगवो को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। ईशनयी को लीसीसी के साथ छोड़ा गया। डेवलपर का नाम जो था। दोनों ने इंट्रोड्यूस किया और जू ने कहा, ई सर आपने प्राइस बढ़ाने का जो आइडिया दिया उसमें थोड़ी दिक्कत है। हमारी ऑफिशियल प्राइस 6,400 युआन पर स्क्वायर मीटर है, जो पहले से ही हाई है। उसे 8,000,9,000 तक ले जाएं तो बैंक भी नहीं मानेगा। उनके अपने वैल्यूएशन रूल्स हैं। तो फिर और कितना डिस्काउंट दे सकते हो? ये एंगो ने डायरेक्टली पूछा। कई दर्जन या सैकड़ों फ्लैट्स पर हम कुछ और दे सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होगा। आपको कुछ पैसे तो देने ही होंगे, जो ने सोचते हुए कहा। पहले बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगी, फिर मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये एंगो ने जोर देकर कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 युआन प्रति स्क्वायर मीटर, जो ने कुछ सोचकर बताया। ये आंगो मन में हिसाब लगाने लगा। 100 स्क्वायर मीटर पर 1,500 युआन का कैश बोनस, खुद की 20% डाउन पेमेंट, 12.8 लाख युआन। मल्टीपल फ्लैट्स पर प्रॉपर्टी टैक्स 3% अलग से, और बाकी फीस, इंश्योरेंस वगैरह। हालांकि अभी हाउसिंग मेंटेनेंस फंड मैंडेटरी नहीं था, फिर भी करीब 20,000 युआन खर्च हो जाएंगे। हाथ में शायद 10,000 युआन भी ना बचे। थोड़ा और डिस्काउंट नहीं हो सकता? ये अंगू ने थोड़ी निराशा से पूछा। यही फाइनल है, इससे ज्यादा छोड़ा तो हम खुद खाने के लाले पड़ेंगे, जो हंसा। तो क्या एक्चुअल सेल प्राइस पर 20% डाउन पेमेंट कैलकुलेट हो सकती है? मान लो ऑफिशियल प्राइस है 6,400 युआन, तो 100 स्क्वायर मीटर पर 20% डाउन पेमेंट बनती है 1,28,000 युआन। लेकिन आपने 1,500 युआन पर स्क्वायर मीटर का कैश बोनस दिया, तो एक्चुअल प्राइस हो गई 4,900 युआन। उस हिसाब से मेरी 20% डाउन पेमेंट सिर्फ 98,000 युआन होनी चाहिए। जो ने सोचा, ये बात सही लगती है। एक महीने बाद सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई। ब्लू कोस्ट फेज 2 के सभी फ्लैट सी एंगो के नाम गए। उसके नाम थे पूरे 1,000 फ्लैट्स, बैंक का 5 अरब युआन का लोन, हर महीने 265 लाख की रिपेमेंट, साल में 3,180 लाख से ज्यादा। अच्छी बात यह थी कि अगले महीने से ईएमआई शुरू होगी, और अभी ये एनवो के अकाउंट में 3,800 लाख युआन आ चुके थे, यानी 1 साल से ज़्यादा की ईएमआई कवर हो गई। और यही मुख्य कारण था कि ये आंगो ने 1,000 फ्लैट्स खरीदने की हिम्मत की। 1 साल से ज़्यादा टाइम था, यानी 2004 के अक्टूबर के आसपास तक। 2005 के अंत तक टिक जाए तो प्रॉपर्टी प्राइस डबल हो जाएगी। जरूरत पड़े तो कुछ फ्लैट्स बेचकर कैश निकाल सकते हैं। ब्लू कोस्ट मुख्यतः लार्ज साइज फ्लैट्स का था। शंजन में इसे लग्जरी हाउसिंग कहा जा सकता था। नॉर्मल बिल्डिंग्स में छोटे छोटे घर होते हैं, कभी कभी 3 BH के भी 60 स्क्वायर मीटर से कम। लेकिन ब्लू कोस्ट में 2 BH के भी 7-3-7-8 स्क्वायर मीटर का था। 3 BH के 89 स्क्वायर मीटर का, और 3 बेडरूम प्लस 2 बाथरूम टाइप 1,0,1,1,0 स्क्वायर मीटर का, जो सबसे कॉमन लेआउट था। 4 BH के भी थे 1,4,0,1,5,0 स्क्वायर मीटर के, और कुछ बड़े यूनिट्स 1,6,0,1,7,0 स्क्वायर मीटर के, यहाँ तक कि कुछ प्रीमियम यूनिट्स 200 प्लस स्क्वायर मीटर के थे। पूरी ब्लू कोस्ट सोसाइटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। बिल्डिंग्स के बीच अच्छी स्पेसिंग थी। मोस्टली एक लिफ्ट 2 फ्लैट्स का लेआउट था,
और सनलाइट भी खूब आती थी। सोसाइटी का गार्डन और ग्रीनरी बहुत सुंदर था। यांगो को याद था कि उसने रीबर्थ से पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। 20 साल बाद यहाँ एवरेज प्राइस 1 लाख युआन प्रति स्क्वायर मीटर से ऊपर थी। वो यह भी जानता था कि एपिडेमिक का असर जल्दी खत्म होगा और प्राइसेस फिर ऊपर जाएंगी। दरअसल इस साल की एवरेज प्राइस पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा है, करीब 100 युआन पर स्क्वायर मीटर। पहले हाफ में प्राइसेस गिरी थीं, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइसेस तो और भी नीचे गई थी। कई डेवलपर्स ने प्रमोशंस चलाए। ब्लू कोस्ट का लिस्टेड प्राइस था 6,400 युआन, लेकिन एक्चुअल डील प्राइस 5,000 से भी कम थी। इसीलिए सरफेस देखकर सब जज नहीं करना चाहिए, असलियत कुछ और भी हो सकती है। बैंक को भरोसा दिलाने के लिए ये आंगो को एक करोड़पति की तरह प्रेजेंट किया गया। डेवलपर ने बैंक को दिखाया कि 30% डाउन पेमेंट रिसीव हो गई है। फिर ये आंगो के अकाउंट में 3,800 लाख युआन डाले। ये वही कैश बोनस था जो 1,500 युआन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बनता था, बस पहले दे दिया। लेकिन ये अकाउंट पहले डेवलपर के पास रहेगा, नहीं तो आप भाग गए तो। बैंक को दिखा कि यांगो ने 30% डाउन पेमेंट दी है और अकाउंट में 3,800 लाख युआन है, तो बैंक ने भी खुशी से लोन अप्रूव कर दिया। जितनी डाउन पेमेंट उतने ज़्यादा फ्लैट्स ले सकते हो। यांगो को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। उसके नाम 1,000 प्रॉपर्टीज। डेवलपर इतना बोल्ड था कि 1,000 फ्लैट्स एक झटके में बेच दिए। यांगो ने सोचा था 5,0,1,0,0 फ्लैट्स काफ़ी होंगे, लेकिन डेवलपर ने 1,000 बेच दिए और बैंक से अप्रूव भी करा लिया। डेवलपर सच में बड़े दिल वाला था। यांगो भी सच में बोल्ड था। बैंक ने भी इतने बड़े लोन को अप्रूव कर दिया। यांगो अपने लिए एक 3 बेडरूम प्लस 2 बाथरूम 110 स्क्वायर मीटर का फ्लैट चुना। बड़ा यूनिट भी ले सकता था, लेकिन उसे लगा जरूरत नहीं, 2 लोगों के लिए 3 BH के काफ़ी है और बड़े घर में सफाई भी ज़्यादा मेहनत लगती है। यांगो ने डेवलपर से एक ग्राउंड फ्लोर शॉप भी मांगी। 1,000 फ्लैट्स किराए पर देने हैं तो एक ऑफिस तो चाहिए ही। डेवलपर बहुत जनरस निकला। सबसे अच्छी लोकेशन की 200 स्क्वायर मीटर की शॉप दे दी, सिर्फ 10 लाख युआन में। ऐसी शॉप की असली कीमत कम से कम 10,020 युआन पर स्क्वायर मीटर होती। सेल्स गर्ल ली सीसी के लिए तो ये सपने जैसा था। यांगो ने 1,000 फ्लैट्स खरीदे, 50 करोड़ युआन से भी ज्यादा। कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से उसका 3 पर मिल कमीशन था। 50 करोड़ का 3 पर मिल मतलब 150 लाख युआन। 2003 में किसी आम इंसान के लिए 150 लाख युआन तो इमेजिनेशन से बाहर था। ली सीसी को डर था कि कंपनी शायद इतना न दे, शायद कुछ हजार देकर टरका दे। लेकिन ली सीसी को उम्मीद से ज्यादा मिला, 30 लाख युआन। सेल्स मैनेजर जांग ने बताया, ये 1,000 फ्लैट्स टेक्निकली तुम्हारी डील नहीं थी, कंपनी 10,000 युआन देने वाली थी। लेकिन इस सर ने ओनर को कहा कि अगर ली सीसी की ईमानदारी और फ्रेंडलीनेस नहीं होती तो वो यहाँ कभी फ्लैट नहीं खरीदते। इसीलिए ओनर ने 30 लाख का बोनस दिया। 30 लाख मिलने पर ली सीसी खुश थी। उसने 150 लाख की उम्मीद कभी नहीं की थी। ली सीसी के पास एक छोटा फोन था। उसने उसी अंगो को कॉल किया, पर्सनली थैंक करना चाहती थी। ये अंगो उस वक्त बेटी के साथ शॉप पे काम कर रहा था। किराए पे देने के लिए लोग रिक्रूट करने थे। बेटी को गोद में लिए हुए खुद टेनेंट्स को दिखाने नहीं जा सकता। 1,000 फ्लैट्स अकेले गया तो थक जाएगा। ली सीसी आई तो यीशिनी ने खुशी से आवाज़ लगाई, सीसी दीदी। पहली मुलाकात में ली सीसी ने कैंडी, स्नैक्स और जूस दिए थे, साथ में खेली भी थी। इसीलिए यीशिनी उसे याद रखती थी। बच्चे सिंपल होते हैं, जो प्यार करे उसे प्यार करो। शिन्नी, तुम्हें डैडी याद रहे? ली सीसी झुककर उसे गले लगाते हुए बोली, हाँ, मैंने पापा से पूछा भी था कि आप कहाँ हैं। ईशिनी बड़े सीरियसली बोली, बहुत क्यूट लग रही थी। सच में? तुम दीदी को इतना याद करती थी? लिसिसी खुशी से बोली, हाँ, दीदी ने मुझे कैंडी दी थी और मेरे साथ खेली थी। ईशिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर दीदी आती रहेगी और ढेर सारी कैंडी, खाने की चीज़ें, टॉयज सब लाएगी, ठीक है? लिसिसी हंसते हुए बोली, बच्चों को ज़्यादा कैंडी नहीं खानी चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हुए तो कुछ भी नहीं खा पाओगी। यांगो ने साइड से वार्निंग दी, पापा, तो मैं थोड़ी थोड़ी खाऊंगी, ठीक है? ईशिनी को दांत खराब होने का डर था, लेकिन कैंडी की चाहत भी थी, इसलिए बड़े मासूमियत से बोली, ठीक है, लेकिन खाने के बाद ब्रश जरूर करो। और हाँ, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ज्यादा कैंडी मत खाओ। लिसीसी ने समझाया। ये भाई, क्या तुम यहाँ फ्लैट्स रेंट करने के लिए लोग ढूंढ रहे हो? लिसीसी ने ई एंगो का रिक्रूटमेंट नोटिस देखकर पूछा। हाँ, 1,000 फ्लैट्स हैं, किराए पर नहीं दिए तो बैंक को 260 लाख मंथली ईएमआई कहाँ से दूंगा? ई एंगो ने कहा, तो मैं हेल्प करती हूँ। मेरी समर वेकेशन में अभी 1 महीना बाकी है। ली सिसी ने ऑफर किया। अरे, तुम तो अभी स्टूडेंट हो, मुझे लगा थोड़ी बड़ी हो। खैर, तुम्हारे पास 30 लाख है, वेकेशन है, इतनी मेहनत क्यों करनी? और वैसे भी यहाँ सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2,000 युआन महीना, खाना रहना खुद का, टेनेंट्स को दिखाने, रेंट डिस्कस करने के अलावा कभी कभी सफाई भी करनी होगी। ई आंगो ने ऑनेस्टली बताया, कोई बात नहीं, ये 30 लाख तुम्हारी वजह से मिले, तुम्हारे बिना ये कहाँ मिलता? सैलरी की ज़रूरत नहीं, ली सिसी ने कहा।
ये 30 लाख तुम्हारी मेहनत का हिस्सा था, मेरा कोई एहसान नहीं। और वैसे ओनर ने 150 लाख देने का वादा करके 30 लाख दिए, ये तो बड़ी कंजूसी है। यांगो ने थोड़े नाराजगी से कहा, ये कैपिटलिस्ट्स कोई सही नहीं होता, काम करने वालों का हिस्सा मार लेते हैं। यांगो तो ली सिसी को सैलरी देने से कभी मना नहीं करता। उसने एक बैनर बनाया, ब्लू कोस्ट सेकंड फेज, बड़े फ्लैट किराए पर, ओनर डायरेक्टली दे रहा है, कोई ब्रोकर फी नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या फ्लैट रेंट यहाँ से लेनी है? यांगो और ली सिसी बात कर ही रहे थे कि एक यंग कपल अंदर आया। हाँ, फ्लैट चाहिए। कितना किराया है? उन्होंने पूछा। कम भी है, ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है साइज़ पर। यहाँ बड़े फ्लैट्स हैं। सबसे कम में 2 BHK 70+ स्क्वायर मीटर, 2,200 युआन महीना, बालकनी, बाथरूम, किचन सब है और स्पेस भी अच्छी है। पहले देख सकते हैं? लड़की ने पूछा। बिल्कुल। देखो, पसंद आए तो लो, न पसंद आए तो नहीं लेना, ये आंगो बोला। लेकिन अभी कोई नहीं है दिखाने वाला, कल आ जाओ। ये भाई, मैं इन्हें दिखा देती हूँ, लिसेसी ने ऑफर किया। हाँ ठीक है, आज से तुम्हारा पहला दिन, यांगो ने कहा। तभी और भी कुछ लोग आ गए किराए के बारे में पूछने। यांगो ने उन्हें भी लिसेसी के साथ भेज दिया। आधे घंटे बाद लिसेसी वापस आई तो सभी लोग खुश थे, फ्लैट देखकर और सोसाइटी का एनवायरनमेंट देखकर। अब बात होनी थी किराए की। यांगो ने उनसे पूछा कौन सा फ्लैट पसंद आया, फिर पहले से तैयार प्राइस लिस्ट में उस फ्लैट का नंबर ढूंढा और किराया बताया। एडवांस 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ रेंट, वन टाइम पेमेंट, कोई बार्गेनिंग नहीं। ये लोग पहले से मार्केट रिसर्च कर चुके थे। कंपेयर करके देखा तो ब्लू कोस्ट का किराया कहीं ज़्यादा नहीं था, बल्कि थोड़ा कम ही था। यहाँ प्रीमियम सोसाइटी थी, अच्छा एनवायरनमेंट था, सब फैसिलिटीज़ थी, नियर बाय स्कूल, सुपरमार्केट, बैंक, सब। फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड था, नया कोई रहा नहीं, सब फर्नीचर और अप्लायंसेस ब्रांड न्यू। ऐसी प्रीमियम सोसाइटी में थोड़ा ज़्यादा किराया तो नॉर्मल है। शेंजन में टिके रहने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बुरी नहीं होती। जो कंफर्टेबल जीना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं। शेयरिंग भी हो सकती है, प्रेशर कम होगा। तो जिन्होंने फ्लैट देखा उनमें से ज़्यादातर ने रेंट करने का डिसाइड कर लिया। एक बार में 3 फ्लैट्स रेंट हो गए, एक 2 BHK, एक 3 BHK प्लस 2 बाथरूम, एक 4 BHK। टोटल रेंट और डिपॉजिट मिलाकर 30,000 युआन कलेक्ट हुए। 4 BHK 155 स्क्वायर मीटर, 4,600 युआन मंथली। 3 BHK प्लस 2 बाथरूम, 108 स्क्वायर मीटर, 3,200 युआन मंथली। 2 BHK 73 स्क्वायर मीटर, 2,200 युआन मंथली। कैलकुलेशन सिंपल थी, 30 युआन पर स्क्वायर मीटर, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के आसपास था, थोड़ा कम भी। ली सीसी दोबारा लोगों को दिखाने गई। वापस आने पर कुछ और फ्लैट्स रेंट हुए। बाकियों ने सोचेंगे कहकर गए यह नॉर्मल है। किराया देते वक्त लोग कई जगह देखते हैं, सबसे अच्छा और सस्ता ढूंढते हैं। दोपहर हो गई थी। ये यांगो ने नियर बाय रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। तीनों ने साथ बैठकर खाया। खाने के बाद ली सीसी ने आफ्टरनून में फिर टेनेंट्स को दिखाना शुरू किया। शाम को फिर तीनों साथ खाना खाया। खाने के बाद ये यांगो ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, गलत मत समझना, एक ही घर में रहेंगे लेकिन अलग अलग रूम्स में। यांगो की मुख्य सोच ये थी कि ली सीसी बेटी ईशिनी का ख्याल रखने में हेल्प करे। बेटी को ली सीसी पसंद थी और रूम्स खाली भी थे। ली सीसी यूनिवर्सिटी हॉस्टल वापस जा सकती थी, लेकिन इनकन्वीनियंट था। यांगो ने सोचा एक यंग गर्ल के लिए भी सेफ नहीं है। बस इस तरह ली सिसी यांगो की पहली एम्प्लॉय बन गई और उसके घर में रहने लगी। बाद में यांगो ने 2 और गर्ल्स हायर किए, सु मेली और वांग बिन। यांगो बेटी के साथ शॉप में रहकर आने वाले टेनेंट्स को हैंडल करता और ली सिसी, सु मेली, वांग बिन फ्लैट्स दिखाने जाती थी। टेनेंट पसंद करे तो शॉप आकर एग्रीमेंट साइन करे और पेमेंट दे। सभी टेनेंट से एडवांस 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ रेंट था। हर महीने एक फिक्स डेट पर रेंट नहीं था। जिस डेट को घर लिया उसी डेट को अगले महीने से रेंट। टेनेंट अगर खुद कोई डेट डिसाइड करना चाहे तो कर सकता था, वरना डिफॉल्ट यही था। ब्लू कोस्ट एक प्रीमियम सोसाइटी थी, नया कंस्ट्रक्शन, नया इंटीरियर, सब फर्नीचर और अप्लायंसेस ब्रांड न्यू। इसलिए फ्लैट देखने वाले काफ़ी लोग थे। क्योंकि ओनर डायरेक्टली दे रहा था, ब्रोकर फी नहीं, तो और अच्छा लगता था। किराया भी नियर बाय ऑप्शंस के मुकाबले कम था। लोगों को 2,000+ युआन ज़्यादा लगती थी पहले सुनकर, लेकिन जब देखते थे कि दूसरी जगह 3 BH 6,070 स्क्वायर मीटर में मिलती है, यहाँ 2 BH के 73 स्क्वायर मीटर की है, तो महंगी नहीं लगती। ये आंगो का सिंपल गोल था, किराए से लॉस न हो। 30 युआन पर स्क्वायर मीटर पर थोड़ा प्रॉफिट भी था, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैनेजमेंट फीस निकाल दो, एक फ्लैट पर शायद 200 युआन बचते थे। फ्लैट रेंट नहीं होगा तो खाली रहने दो, अगले साल तक किसी तरह टिको, फिर ज़रूरत पड़े तो कुछ फ्लैट्स बेच दो। 1,000 फ्लैट्स में से आधे भी रेंट हो जाएं तो 1-2 साल और चल सकता है। 2,006 तक प्रॉपर्टी प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर होगी। हाँ, 2,007 से पहले बेचना पड़ा तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। पहले दिन सिर्फ ली सिसी की हेल्प से 9 फ्लैट्स रेंट हो गए। वो लगातार लोगों को दिखाती रही, कभी एक साथ कई लोगों को ले जाती।
कुछ ने तुरंत डिसाइड किया, कुछ वापस जाकर सोचने गए, कुछ आए और बिना देखे चले गए। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ली सीसी थी, ज़्यादा नहीं हो सकता था। पहले दिन 9 फ्लैट्स, एक महीने में 270 फ्लैट्स, 1000 फ्लैट्स के लिए करीब 4 महीने लगे। सोचा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन उतना आसान नहीं है। प्राइस कम करें, ज़्यादा फ्लैट्स रेंट होंगे, लेकिन ईएमआई कवर नहीं होगी तो लॉस ही है। इसलिए फिलहाल प्राइस कम करने का प्लान नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। शाम को शॉप बंद हुई तो ली सीसी हॉस्टल वापस चली गई। अगले दिन सामान लेकर आएगी। ये एंगो के घर से शेंजन यूनिवर्सिटी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, बस से 10 मिनट। अगले दिन शॉप में 2 और हेल्पर्स आ गए, सुमेली और वांगबिन। ये एंगो ने ली सीसी से नियर बाय एरियाज में रेंट के फ्लायर्स लगवाए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ इतने बड़े फ्लैट्स अवेलेबल हैं। ब्लू कोस्ट जैसी प्रीमियम सोसाइटी में ज़्यादातर फ्लैट्स सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं। इन्वेस्टर्स कम आते हैं। छोटे फ्लैट्स ज़्यादा आसानी से रेंट होते हैं क्योंकि किराया कम होता है। बड़े फ्लैट्स महंगे होने की वजह से कम रेंट होते हैं। 2003 में शेंजन में काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स की सैलरी करीब 3000 युआन थी। 1000 युआन किराया दे सकते हैं, लेकिन 2000 प्लस तो बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए बड़े फ्लैट्स में शेयरिंग पॉपुलर है। मिलकर रेंट करो, प्रेशर कम। पहले दिन रेंट हुए 9 फ्लैट्स में से 4 शेयरिंग थे। ये एंगो को कोई फर्क नहीं, उसने एक ही इंसान को पूरा फ्लैट दिया, उससे ही रेंट और इलेक्ट्रिसिटी वाटर लेगा। फ्लायर्स का असर दोपहर के बाद दिखा, ज़्यादा लोग आने लगे। सुबह 3 फ्लैट्स रेंट हुए, शाम को 16 हुए। उनमें से 2 वो थे जो कल आए थे और सोचेंगे बोल कर गए थे। टोटल 19 फ्लैट्स, कल से 10 ज़्यादा। बैंक बंद होने से पहले ई एंगो पास के ब्रांच गया और सारी रेंट और डिपॉजिट कैश जमा कर दी। हमेशा बैंक में रखना ही सेफ है और ये पैसे बैंक को वापस जाने ही हैं। 28 फ्लैट्स का रेंट और डिपॉजिट 20 लाख युआन से ज़्यादा। बैग में पैक करके गया। बैंक पास ही था, चंद कदम। लंच था, बाहर से डिलीवरी। डिनर के लिए ई एंगो ने नियर बाय मार्केट से फ्रेश सब्जियां खरीदी। ई एंगो ने ली सीसी को ई शीनी के साथ घर भेजा कि खाना बनाए और खुद शॉप में रुका। शायद रात को 2 और फ्लैट्स रेंट हों। सो मेली और वांग बिन की शिफ्ट खत्म हो गई। उनकी फिक्स्ड सैलरी है 9 to 5, 8 घंटे। 2 चले गए। यांगो के इंतजार में कुछ लोग आए और ये यांगो बिजी था। ली सीसी ईशिनी को लेकर घर वापस आ गई। काम में लग गया। रात 8:30 तक सब रुका तो 7 और फ्लैट्स रेंट हो गए थे। आज कुल 26 फ्लैट्स। चैटिंग में पता चला कि ज्यादातर लोग फ्लायर देख कर आए थे। पहले भी कई जगह देखे थे, लेकिन साइजेस बहुत छोटे थे, स्पेस नहीं था, सोसाइटीज में ग्रीनरी नहीं थी, बस कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के बीच गैप नहीं था, सनलाइट कम आती थी। बिजी एरिया में था सब, शोर बहुत था, रेंट कम था, लेकिन क्वालिटी भी बुरी थी। कल के 9 फ्लैट्स प्लस आज के 26, टोटल 35 फ्लैट्स। 1000 फ्लैट्स में से अभी बहुत बाकी है। घर पहुंचा तो खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। लिसीसी ने पूछा, गरम करूं? नहीं, रहने दो, गर्मी का मौसम है, इतना ठंडा नहीं है। किचन में एसी नहीं है, तुम खुद को तकलीफ क्यों दोगी? ई आंगू ने हंसते हुए कहा, सीसी, ये खाना तो बहुत अच्छा बना है, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। ई आंगो ने खाते हुए जेन्युइनली तारीफ की। हमारे घर में रेस्टोरेंट है, पापा शेफ हैं, जब भी टाइम मिला उनकी हेल्प करती थी, देखते देखते सीख गई। ली सीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, शेफ बाप की बेटी है, हाँ तो लाजवाब होगा ही, घर की विरासत है ये। ई आंगो ने कहा, जो तुमसे शादी करेगा वो बड़ा किस्मत वाला होगा। ली सिसी शर्माकर मुस्कुराई और नजरें झुकाकर खाने लगी। सिसी दीदी का खाना बहुत अच्छा है, पापा से भी अच्छा। ये शीनी मुंह में खाना भरे बोली, हाँ तो ज्यादा खा, जो चाहिए सिसी दीदी को बताना, वो बनाएगी। ली सिसी ने नैपकिन निकाला और ईशिनी के मुंह से ऑयल पूछा, सिसी दीदी, क्या आप रोज मेरे लिए ऐसा खाना बनाओगी? पापा का खाना अच्छा नहीं लगता? ईशिनी ने भोलेपन से कहा। ये एंगो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये एंगो को लगा जैसे उसकी छोटी कोट में छेद हो गया। अभी कह रही थी पापा का खाना सबसे अच्छा है और अगले ही पल बेच दिया। ठीक है, शी को अच्छा लगता है तो सीसीडीडी रोज खाना बनाएगी, लेकिन तुम्हें पापा की बात माननी होगी। नहीं मानी तो सीसीडीडी खाना नहीं बनाएगी। ली सीसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची बनूंगी, पापा की सब बात मानूंगी। ईशिन ये खाते खाते मुंह भरे बोली, तुम्हारा घर रेस्टोरेंट का है तो कंडीशंस अच्छी होंगी, फिर समर जॉब क्यों, घर क्यों नहीं गई? येंगो ने क्यूरियोसिटी से पूछा। 1 साल में ग्रेजुएशन है तो खुद को प्रिपेयर करना है। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है। ग्रेजुएशन के बाद शेंजन में ही रहना है। खाने के बाद ली सीसी ने खुद ही बर्तन साफ किए, किचन क्लीन किया। ई एंगो को उस औरत की याद आ गई जो हमेशा उससे ही सब काम करवाती थी। अगले दिन पूरे दिन में 17 फ्लैट्स रेंट हुए, कल से 2 कम। शाम को ये एंगो ने सुमेली और वान बिन को ओवरटाइम रुकाया, पर सिर्फ 6 और रेंट हुए। टोटल मिलाकर 23 फ्लैट्स। 3 दिन में कुल 58 फ्लैट्स। एवरेज करीब 20 पर डे। लोगों को फ्लैट पसंद था,
लेकिन किराया बहुत लोगों की पहुंच में नहीं था, महंगा नहीं था, बस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी शेंजन में किराए पर रहने वाले बहुत हैं, इसलिए रोज 20+ फ्लैट्स रेंट होते रहे। लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। सिटी की छोटी रूम्स 1,020 स्क्वायर मीटर की होती हैं, जिनका किराया 5,006 युआन और हालत बुरी होती है। फर्नीचर में बस एक सस्ता हार्ड बेड, सिक्योरिटी भी नहीं, बाहर गए तो लॉक तोड़कर चोरी हो सकती है। सोसाइटी में रहना ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल है। एक महीना बीत गया, कुल 591 फ्लैट्स रेंट हुए। कभी दिन में 2,030, कभी 1,015। इस महीने बैंक को 260 लाख युआन ईएमआई देनी थी। रेंट कलेक्ट हुआ करीब 170 लाख से कम, लॉस था करीब 100 लाख। ये सीसी भी परेशान हो गई। एक महीने में 100 लाख का लॉस, ये कौन झेल सकता है? लेकिन यांगो मन में बिल्कुल परेशान नहीं था। ये तो उसकी उम्मीद से भी अच्छा था। अगले महीने कुछ 100 रेंट हो जाएं तो 2 महीने में सब हो जाएगा। जब सब रेंट हो जाएंगे तो लॉस होना बंद हो जाएगा। पहले महीने 100 लाख का लॉस कोई बड़ी बात नहीं। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि महीने में 1,000 फ्लैट्स रेंट हो जाएंगे। पहले सोचा था 6 महीने में हो जाए तो अच्छा है, 1 साल में हो जाए तो भी ठीक है। एक महीने में इतने हो गए, ये यांगो को बड़ी राहत मिली। एक महीने में ली सिसी की यूनिवर्सिटी भी शुरू होने वाली थी। यांगो ने उसे 5,000 युआन दिए। वो न सिर्फ काम आई बल्कि खाना भी बनाती रही, बच्ची का ख्याल रखा, घर का काम किया, एक बिस्तर शेयर किए बिना वो जो कुछ भी करती रही। ऑनेस्टली 5,000 युआन कम है। अगर वो लॉन्ग टर्म रहे तो 10,000 युआन मंथली भी कम नहीं होगा। लेकिन उसे पढ़ाई करनी है, रुक नहीं सकती। लीसीसी ने मना किया, लेकिन यांगो ने जोर दिया तो रख ली। यांगो ने सोचा एक आया रखनी होगी, बेटी बड़ी हो रही है, नर्सरी भी शुरू होगी, बाप के लिए कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं। आया हो तो कन्वीनियंट रहेगा। टेक्निकली अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आया की सैलरी तो बहुत छोटी चीज़ है उस कर्ज के मुकाबले। बस ट्रस्ट का सवाल है, बच्ची का ख्याल रखने वाली हो। यांगो के पेरेंट्स नहीं थे। काश होते, उन्हें बुला लेता। तभी उसे याद आई बड़ी दीदी की बड़ी बेटी फू हुआन हुआन। वो भी इंटरमीडिएट टीचर्स ट्रेनिंग से निकली थी और घर पर बैठी थी। पहले जब पिताजी बीमार थे तब उसी ने बच्ची संभाली थी। ईशिन ई उसे जानती भी थी और पसंद करती भी थी। यांगो ने बड़ी दीदी को कॉल किया। दीदी, घर में बिजी हो? गांव में खेती है, हमेशा काम रहता है। दीदी हंसती हुई बोली, कोई बात नहीं, क्या बात है, बिना काम फ़ोन नहीं करते। दीदी, बिना काम क्यों नहीं कर सकता, बस देखना था सब कैसे हैं, यांगो ने निराशी से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो दीदी हंसी, हम यहाँ वही हैं, रोज़ काम, पैसे नहीं दिखते। जीजा जी अभी मूंगफली हार्वेस्ट वालों के साथ जा रहे हैं, देर रात आते हैं। दिन में 5,060 युआन कमाते हैं। अच्छे दिन 100 से ज़्यादा। बारिश हो तो घर बैठना पड़ता है। वो तो ठीक है, बहुत कमाते हैं, बाहर काम करने वालों से ज़्यादा। हाँ, बस साल भर नहीं चलता। हुआन हुआन की पढ़ाई खत्म हो गई, अब क्या कर रही है? यानगो ने पूछा। घर पर बैठी है, टीचर बनना है, लेकिन इतना आसान कहाँ है, दीदी ने बताया। बाद में हुआन हुआन गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने भी लगी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी, कुछ 100 युआन ही। दीदी, क्या हॉनवान शिनजी को संभालने आ सकती है? मैं 2,000 युआन महीना दूंगा। यांगो ने फाइनली बात की। अरे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? एपिंग बच्ची नहीं देख सकती? फ्रूट शॉप इतनी बिजी है क्या? दीदी ने एक साथ कई सवाल पूछे। दीदी, वो औरत किसी और के साथ चली गई, फ्रूट शॉप भी बंद हो गई। मैं शेंजन में हूँ, अकेले बच्ची और काम दोनों नहीं संभल रहे। एपिंग ऐसी कैसे कर सकती है? इतनी आसानी से चली गई, बच्ची छोड़ गई। तुम काम भी करो, बच्ची भी देखो, ये कैसे चलेगा? और आगे शादी कैसे करोगे? दीदी को बहुत गुस्सा आया। दीदी, उस औरत के लिए गुस्सा बर्बाद मत करो, मैं भी नहीं हूँ। ये यांगो ने दीदी को शांत किया। ऐसी औरत जल्दी गई तो अच्छा हुआ, मैंने पहले भी कहा था, बच्ची हो गई, जल्दी शादी रजिस्टर करो। तुमने सुना नहीं? अगर रजिस्टर्ड होती तो इतनी आसानी से नहीं जा सकती थी। दीदी अभी भी नाराज थी। दीदी, अगर कोई जाना चाहे तो रोकने से क्या फायदा? यांगो ने कहा। तन रोक लो, मन नहीं, चलो। जो हुआ सो हुआ। हुआन हुआन को 2,000 युआन दे रहे हो, तुम खुद कितना कमाते हो? शंजन में क्या करते हो? दीदी ने पूछा। प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कमाई ठीक है। हुआन हुआन की सैलरी की चिंता मत करो, यांगो ने कहा। हुआन हुआन को बताया गया तो उसने तुरंत हाँ कर दी। 2,000 युआन और घर से बाहर निकलने का मौका। संयोग से यांगो की तीसरी दीदी और जीजाजी फुजियन से घर आए थे। जीजाजी के पिता को स्ट्रोक आया था, लेकिन अब ठीक थे। उन्हें पता चला कि छोटे भाई बेटी को देखभाल चाहिए, तो शेंजन जाकर मिलने का प्लान बना लिया। साथ में हुआन को भी छोड़ाएंगे। हुआन कभी प्रोविंस से बाहर नहीं गई थी और बड़ी दीदी को अकेले भेजने की चिंता थी। तीसरी दीदी और जीजाजी के साथ एकदम सेफ। यांगो को नहीं पता था कि हुआन के साथ तीसरी दीदी और जीजाजी भी आ जाएंगे। कॉल आई तो बड़ी खुशी हुई। तीनों ट्रेन से आए, रात को 3-4 बजे पहुंचे। ब्लू कोस्ट गेट पर पहुंचकर जीजाजी ने कॉल किया। यांगो भागते हुए गेट पर पहुंचा। तीसरी दीदी, जीजाजी, हुआन आ गए। पहले कॉल क्यों नहीं किया? स्टेशन पे लेने आता। अरे अपने लोगों में इतनी फॉर्मेलिटी किस लिए? रात को तुम बच्ची के साथ स्टेशन आओ, मुश्किल होती। हमने टैक्सी ली, सीधे आ गए। जीजाजी लियू गोहुई ने हंसते हुए कहा। अच्छे से रह रहे हो यार, इतनी अच्छी सोसाइटी में। तीसरी दीदी ने कहा। महंगा नहीं है,
6,000 युआन पर स्क्वायर मीटर, 3 BH, 6,070 लाख युआन। ई आंगो ने आसानी से कहा। 6,000 युआन पर स्क्वायर मीटर महंगा नहीं है। हमारे टाउन में 6,070 में पूरा फ्लैट मिल जाता है। ये तो 10 गुना है। तीसरी दीदी का पारा चढ़ गया। इस तरह बात करना बहुत इरिटेटिंग था। दीदी, हमारे टाउन की शंजन से तुलना कैसे होगी? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एंगो हंसा। जैसे तुम दोनों फोशन में काम करके 5-6 हज़ार युआन कमाते हो और बड़े जीजा जी गांव में मूंगफली वालों के साथ काम करके 2,000 युआन कमाते हैं, वो अलग है। वो अलग बात है। जीजा जी की किस्मत अच्छी है, लोगों ने उन्हें मौका दिया। तीसरी दीदी बोली। बातें करते करते घर पहुंच गए। वाह, घर तो बढ़िया है। डेकोरेशन अच्छी है, स्पेस भी खूब है। 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगा। जीजाजी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ, 111 स्क्वायर मीटर, 3 BH के, 2 बाथरूम, किचन, 2 बालकनी। ये आंगो ने बताया। किराया ज्यादा होगा? जीजाजी ने पूछा। 3,300 युआन महीना। प्रीमियम सोसाइटी है, बड़ा फ्लैट है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन पर स्क्वायर मीटर उड़ो तो दूसरी जगहों जैसा ही है, ये एंगो ने कहा। हुआन हुआन, यह रूम तुम्हारी। तीसरी दीदी और जीजाजी, आप लोगों को सामने वाले फ्लैट में रखता हूँ। देर हो गई है, पहले सो जाओ। और फ्लैट है तुम्हारे पास? यहाँ रूम तो है, दीदी ने पूछा। मेरा एक रूम, बेटी का एक, हुआन का एक। सामने वाला फ्लैट भी मेरा है, आराम से रहो, ये एंगो ने कहा। वो चाहता था बोले ये पूरी बिल्डिंग मेरी है, लेकिन सोचा अभी नहीं, वरना डर जाएंगे। सामने वाला फ्लैट भी 3 BH के था। सेम साइज, सेम डेकोरेशन। अगली सुबह दीदी 8 बजे आ गई नाश्ता बनाने। ये आंगो बोला, रहने दो, चलो बाहर शेंजन का असली नाश्ता खाते हैं। ये शिन ई उठी तो 3 नए चेहरे देखकर खुश हो गई। हुआन हुआन दीदी, तीसरी बुआ और बुआ के पति। हुआन हुआन ने पूछा। शिन ई, हुआन हुआन दीदी याद है? हाँ। हुआन हुआन दीदी, तुम आ गई मेरे साथ खेलने? शिन ई ने खुशी से कहा। हाँ, अब रोज साथ खेलेंगे। यांगू उन्हें ले गया शंजन का ट्रेडिशनल नाश्ता खाने। स्टीम्ड चावल रोल। कैसा लगा? ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम है, जीजाजी बोले। एक काफी ना हो तो 2 ऑर्डर करो, या फिर रोस्ट गूज नूडल्स मंगाते हैं, ये आंबू ने कहा। इन्हें मत सुनो, लंच का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। तीसरी दीदी ने टोका। जीजाजी को दोबारा मांगने में हिचकिचाहट हुई। नाश्ते के बाद ये आंबू सबको अपनी शॉप ले गया। सु मीली और वांग बिन पहले ही पहुंचे हुए थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। ये शॉप में क्या बेचते हो? खाली लग रहा है, दीदी ने पूछा। कुछ नहीं बेचते, बस फ्लैट रेंट करते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद आए तो डील करते हैं। ये दोनों, सु मेली और वांग बिन, टेनेंट्स को फ्लैट दिखाती हैं। मैं यहाँ बैठकर लोगों को रिसीव करता हूँ और पेमेंट लेता हूँ। वाह, ये तो अच्छा काम है। एसी में बैठो, चाय पियो, पैसे गिनो। जीजा जी हंसे। कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी चलता है, ये एंगो ने कहा। वैसे तुम दोनों का यहाँ आने का कोई प्लान है? भाई, सच में सिर्फ तुम्हें देखने आए, क्या कोई प्लान है? ये एंगो ने डायरेक्टली पूछा। हुआन हुआन को अकेले भेजते नहीं, इसलिए आए, और देखना था तुम कैसे हो। साथ ही ये भी सोचा, इतने साल काम किया, थक गए, कोई बिजनेस करें। जॉब से अमीर नहीं बनते, बाहर रहें तो बच्चों से दूरी होती है, साल में 2 बार ही मिलना हो पाता है। पिताजी का स्ट्रोक हुआ, अब उम्र हो रही है, उन्हें बच्चों के साथ छोड़ना भी ठीक नहीं। बिजनेस करना हो तो एक छोटी ग्रोसरी भी चल सकती है, फ्रूट शॉप भी ऑप्शन है, थोड़ी मेहनत है, लेकिन कमाई होती है। रोज मार्केट जाना पड़ता है, ये एंगो ने सोचते हुए कहा। तभी ली सीसी शॉप में आई। ये शिनई खुशी से दौड़ी। सीसी दीदी। ली सीसी ने उसे उठा लिया। शिनई, नाश्ता किया? हाँ, पापा ने चांफन खिलाई। सीसी दीदी, ये मेरी होनहोन दीदी, ये मेरे तीसरे बुआ के पति, ये मेरी तीसरी बुआ। हाय, मैं ली सीसी। ली सीसी थोड़ी शाय हो गई, उसे नहीं पता था ये आंगो की दीदी जीजाजी आए हैं। ये मेरी बड़ी दीदी की बेटी होनहोन है, बच्ची को देखेगी। और ये मेरी तीसरी दीदी और जीजाजी यहाँ बिजनेस देखने आए हैं, ये आंगो ने एक्सप्लेन किया। वैसे आज तुम आई, कोई क्लास नहीं, सैटरडे है, पता था यहाँ बिजी है तो हेल्प करने आ गई। परफेक्ट टाइमिंग। शॉप देखो, मैं इन्हें एरिया दिखाता हूँ, आसपास घुमाता हूँ, ये एंगो ने कहा। दूसरे लोगों पर कैश ट्रस्ट करना आसान नहीं, लेकिन ली सिसी पर ट्रस्ट था। ठीक है, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट है, भागूंगी नहीं, ली सिसी ने हंसते हुए कहा। यहाँ एक दिन में 1,020 लाख कैश आ जाता है, कोई लालच में भाग जाए तो? भाग जाओ, मुझे पता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहाँ है, घर कहाँ है, पकड़ूंगा और बेच दूंगा, यांगो ने हंसते हुए कहा। पापा, सिसी डिडी को मत बेचो, ये शिनई नाराज हो गई। पापा मजाक कर रहे हैं, सिसी डिडी इतनी बड़ी है, उन्हें कोई कैसे बेचेगा? ली सिसी ने खुश होकर कहा। शॉप ली सिसी पर छोड़कर यांगो, तीसरी दीदी, जीजाजी और हुआन हुआन के साथ ये शिन ई को लेकर निकले। वो ली सिसी कौन है? इतनी जल्दी कोई मिल गई? जीजाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं है, समर जॉब के लिए आई थी, साथ में बच्ची भी देख लेती थी। शंजन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, यंग है, पढ़ी लिखी है, मुझसे 6-7 साल छोटी, और मेरे पास 3 साल की बच्ची, मैं कहाँ उसके लायक हूँ? यांगो ने कहा।
मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करती है, जीजाजी ने हंसते हुए कहा। एक चक्कर लगाया। दीदी और जीजाजी को लगा ये एरिया उनके फोशन से कहीं ज्यादा बिजी और वाइब्रेंट है। पर शॉप का किराया सुना तो होश उड़ गए। 10,000 युआन मंथली, सस्ती जगह भी 5-6 हज़ार। बिजनेस अच्छा चले तो ठीक, ना चले तो रेंट ही मार देगा। मेरी शॉप के बारे में क्या सोचते हो? एक हिस्सा तुम्हारे लिए अलग कर देते हैं। 2025 स्क्वायर मीटर। देखो एक महीने में कितना होता है। ई आंगो ने सजेस्ट किया। तुम्हारी शॉप तो सोसाइटी गेट के पास है, लोकेशन एकदम परफेक्ट, लेकिन वो ओनर की है ना, क्या वो अलाउ करेंगे? दीदी ने चिंता से पूछा। रेंट भी लगेगा और वो भी सस्ती नहीं होगी। कोई फिक्र नहीं, ओनर पर मेरा ट्रस्ट है, मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ। रेंट की भी चिंता मत करो, यांगो ने कॉन्फिडेंटली कहा। वो 1,000 फ्लैट्स की बात अभी नहीं बताना चाहता था। 5 अरब का कर सुनकर दिल बैठ जाएगा। फाइनली जीजाजी ने ट्राई करने का डिसाइड किया। फ्रूट शॉप सबसे सिंपल था, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं चाहिए, बस शेल्व्स और अच्छा फ्रूट रखो। यांगो का एक्सपीरियंस था, हाथ पकड़कर सिखाएगा। स्टॉक कैसे लाएं, प्राइस कैसे रखें, सब बताया। एक छोटा पार्टीशन लगाया, हल्का सा पेंट किया, बस शॉप रेडी। शाम को तीसरी दीदी और जीजाजी के स्वागत में खाना पीना हुआ। बात निकली कि एक वाइन की बॉटल 300+ युआन की है। यांगो ने कहा, 300 युआन महंगा लगता है, आगे 3,000 युआन की भी होगी। अच्छा, हो तो अभी से माओताई नेशनल लिकर की बॉटल्स कलेक्ट करने लगो। 20 साल बाद 5-6 हज़ार युआन पर बॉटल हो जाएगी। माओताई का जिक्र करते ही ई एंगो को एक और बात याद आई। इसी टाइम के आसपास माओताई का स्टॉक प्राइस हिस्टोरिकल लो पर था, करीब 20 युआन। बैंक में रखे पैसे पर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि माओताई की स्टॉक खरीद लो। जब कैश चाहिए स्टॉक बेच दो, ये स्टॉक अब और नहीं गिरेगी। 1-0-2-0 साल होल्ड करो, 100 गुना रिटर्न गारंटीड, प्लस डिविडेंड्स अलग। प्रॉपर्टी से भी ज्यादा रिटर्न। प्रॉपर्टी में तो 2-0-3-0 गुना है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स और भी हैं। जैसे अगले साल हांगकांग में लिस्ट होने वाली टेंसेंट, उसका मिनिमम प्राइस था 0.37 HKD और मैक्सिमम 766 HKD तक गया। और ये एक शेयर के 5 शेयर्स में स्प्लिट होने के बाद भी, यानी इफेक्टिवली एक शेयर 3,830 प्लस गुना बढ़ा, प्लस डिविडेंड्स। हांगकांग में इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। यूएस स्टॉक्स भी हैं, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड। बैठे हुए सब घर की भाषा में बात कर रहे थे। ली सिसी अकेली थी। सिसी, हमारी लैंग्वेज समझ आती है? तीसरी दीदी ने पूछा। कुछ कुछ। कुछ नहीं। ली सिसी थोड़ी शर्मा गई। तो जल्दी सीखो, वरना हमारे यहाँ गई तो प्रॉब्लम होगी। दीदी हंसी। कोई बात नहीं, जानते हो सबको मैंडरिन बोलेंगे। हमारी लैंग्वेज मैंडरिन के क्लोज ही है, बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। जीजाजी ने जल्दी से कहा। ली सीसी को दीदी और जीजाजी की बात समझ आ गई। वो थोड़ी शर्मा गई और चुपके से याम्बू को देखा। ली सीसी को पिछले एक महीने में याम्बू की बेटी के साथ रहते रहते उसके लिए अच्छी फीलिंग्स आ गई थी। ये शीन को भी वो दिल से पसंद करती थी, लेकिन वो जानती थी यांगो अभी टूटे दिल से उबर रहा है, नई फीलिंग्स के लिए शायद तैयार नहीं। जीजाजी बोल रहे थे, सिचुआन चोंगचिंग डायलेक्ट भी हम समझ लेते हैं, थोड़े टाइम में सब फेमिलियर हो जाता है। यांगो बोला, देश में मैंडरिन पुश हो रहा है। शिनी जैसे बच्चे जो बाहर पले बड़े हैं उन्हें कोई लोकल लैंग्वेज नहीं सिखाएगा, मैंडरिन ही काफ़ी है। तीसरी दीदी और जीजाजी रुकने का डिसाइड कर चुके थे। यांगो के लिए यह बड़ी राहत थी, अकेला नहीं था अब। तीसरी दीदी, जीजाजी, हुआन वान सब साथ थे। कुछ भी हो, पास में अपने लोग थे। लीज बीच में ब्रेक करने वाले बहुत नहीं होते। जो जाएगा उसकी जगह नया टेनेंट आएगा, एक हेल्दी साइकिल बन जाएगी। हर महीने वैकेंसी कुछ दर्जन ही होगी, लेकिन ओनर को कोई खास नुकसान नहीं। जिसने 6 महीने से पहले छोड़ा उसका डिपॉजिट वापस नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा था। अग्रीमेंट एक ईयर का था, 1 साल में रेंट नहीं बढ़ाएंगे। बाद में सिचुएशन देखकर मैक्सिमम 10% तक ही बढ़ाएंगे। नया फ्लैट, नया इंटीरियर, नए अप्लायंसेज, 1-2 महीने के लिए कोई नहीं देगा, ये पहले से बता दिया गया था। स्पेशल केस हो तो बात हो सकती है। ये अंगो दोनों मंथ्स का डिपॉजिट जरूरी नहीं रोकेगा, लेकिन ये पहले नहीं बताएगा, वरना लोग बहाने बनाकर निकलने लगेंगे। शॉप जल्दी रेडी हो गई। ये यांगो जीजाजी के साथ होलसेल मार्केट गया, खुद सब सिखाया। पहली बात बार्गेनिंग, दूसरी फ्रूट क्वालिटी देखना। हर बॉक्स में ऊपर वाला लेयर अच्छा होता है, नीचे छोटा या खराब, इसलिए हर बॉक्स रैंडम चेक करो। वेट भी चेक करो, होलसेल में केजी के हिसाब से बिकता है। हर बॉक्स खुद तौलो, सिर्फ सेलर की बात पर मत जाओ। 1 किलोग्राम का फर्क नॉर्मल है, ज़्यादा हो तो गलत। बॉक्स का वेट भी देखो, कुछ में सीमेंट होता है। 6-7 केजी का बॉक्स, नॉर्मल बॉक्स 1 किलोग्राम का। बॉक्स का वेट निकाल दो, तब एक्चुअल फ्रूट का कॉस्ट निकालो। हमेशा कम से कम 3 जगह से कंपेयर करो। जब रेगुलर हो जाओगे सेलर तुम्हें फेयर प्राइस देगा, क्योंकि तुम डेली कस्टमर हो, बड़ा ऑर्डर है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहेगा। फ्रूट लोड होने के बाद ट्रक ढूंढो। कुछ ड्राइवर्स लेजी होते हैं, ज़्यादा मांगते हैं, हेल्प नहीं करते। अच्छे ड्राइवर्स खुद लोडिंग में हेल्प करते हैं, प्राइस भी सही देते हैं। बिजनेस में हर एक रुपया मैटर करता है। फ्रूट शॉप में सिर्फ फ्रूट नहीं, कैंडीज, बिस्किट्स, स्नैक्स, जली, सीड्स भी रखो। साथ में ड्रिंक्स, बियर, वाटर, आइसक्रीम, सिगरेट्स।
जो भी बिक सके रखो। एक चीज से ज्यादा नहीं बनता, लेकिन सब मिलाकर अच्छी कमाई होती है। फ्रूट आने के बाद बस शेल्फ पर नहीं रखते, सॉर्टिंग करते हैं। एक ही बॉक्स में भी बड़े छोटे अच्छे बुरे फल होते हैं। बड़े स्पॉटलेस शाइनी फल प्रीमियम प्राइस पर, नॉर्मल को मीडियम प्राइस पर, और जिनमें डेंट या ब्लेमिश हो उन्हें डिस्काउंट पर। हर फ्रूट की 2-3 कैटेगरीज बनाओ। एप्पल्स को वेट क्लॉथ से पोंछो और फ्रेश लगते हैं। फ्रेश फ्रूट आने लगी तो कस्टमर्स घर के बाहर ही रुक गए, पूछने लगे, चुनने लगे। कई तो यांगो के टेनेंट्स ही थे। आसपास और भी सोसाइटीज थीं। ये काफ़ी बिजी और क्राउडेड एरिया था। ओपनिंग से पहले बिक्री शुरू हो गई और अच्छी भी रही। एक के बाद एक कस्टमर्स आते रहे। तीसरी दीदी और जीजाजी थोड़े ओवरवेल्म्ड हो गए। कितने का 1 किलोग्राम? तीसरी दीदी ने स्केल पर प्राइस डाली। डिस्प्ले पर आया 12.2 युआन। 12 युआन 2 माओ, दीदी ने कस्टमर को बताया। कस्टमर ने 13 युआन दिए। दीदी चेंज देने वाली थी कि ई आंगो आया और बोला 2 माओ छोड़ दो, 12 युआन ले लो। कस्टमर जो ई आंगो का टेनेंट भी था, हंसते हुए बोला, ओनर को बिजनेस आता है, 2 माओ की बात नहीं, एटीट्यूड की बात है। सुपरमार्केट में 10 पैसा भी काउंट होता है, सब समझते हैं। लेकिन पर्सनल फूड शॉप पर 1.05 युआन के फल पर 2 माओ पर आर्ग्यू करना छोटी बात लगती है। कस्टमर शायद दोबारा न आए, लेकिन अगर 3-4 माओ हो और खरीद कम हो तो कलेक्ट करना ठीक है। अगर चेंज ना हो तो एक टॉफ़ी दे दो। कुछ सुपरमार्केट्स यही करते हैं। जैसे 3 युआन बाय केजी एप्पल, प्रॉफिट है 1.5 युआन। किसी ने 3-4 केजी लिया, 4-5 माओ माफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगो का यह रियल बिजनेस एक्सपीरियंस था। फ्रूट शॉप चलाना आसान नहीं, ठीक से खाना भी मुश्किल है। शॉप कभी बंद नहीं कर सकते, बाहर सामान रखा है, बंद करना झंझट। 200 स्क्वायर मीटर की शॉप में अगर बिजनेस अच्छा हो तो अकेले नहीं संभलता, स्टाफ चाहिए। अच्छी बात यह थी कि एनजीओ के पास 2 लोग थे जो जरूरत पड़ने पर हेल्प कर सकते थे। शाम को 5 बजे मार्केट गए, रात 12 बजे तक भी कस्टमर्स आते रहे। शेंजन में लेट नाइट कल्चर है। फ्रूट शॉप्स को 1-2 बजे तक खुला रहना पड़ता है। जो भी स्टॉक आई थी ऑलमोस्ट बिक गई। ओपनिंग डे पर 3,100 युआन से ज्यादा की बिक्री। शेंजन के सेंटर एरिया में यही होता है। थोड़ा ऑफ सेंटर जरूर था, लेकिन परचेजिंग पावर जबरदस्त है। यांगो की डोंगवॉन की छोटी फ्रूट शॉप अच्छे दिनों में भी 2,000 युआन नहीं पहुंची थी। वहाँ शॉप रेंट था 800 युआन महीना। यहाँ अगर एक्चुअल रेंट लगे तो एक साथ एक 8,000 यानी डेली 600 युआन सिर्फ रेंट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, स्टाफ हो तो और खर्च। 3,000 युआन रेवेन्यू पर नेट प्रॉफिट 1,000 से कम। आफ्टरनून 5 बजे से असली बिजनेस शुरू होता है, सुबह ज़्यादा नहीं होता। अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो डेली 5,000 युआन रेवेन्यू चाहिए। तब एक महीने में 20,000 युआन बच सकता है। दोनों मिलकर एक फ्लैट रेंट करें 2-3 हज़ार। बच्चों को भी लाना है, स्टाफ की सैलरी 3,000 से कम नहीं होगी, बच्चे की स्कूल फीस भी होगी। सब एक्सपेंसेस निकाल दो तो दोनों के हाथ में 13,000 युआन बचेंगे। लेकिन अगर डेली एवरेज 5,000 से कम रहा तो उन्हों की कुल इनकम कुछ हज़ार ही। पहले दिन के रिजल्ट्स में हिम्मत दी। अगली सुबह जीजाजी ने जल्दी यांगो को उठाया, मार्केट जाना था। इस बार पूरी ट्रक भर के लाए करीब 10,000 युआन का स्टॉक। ड्राई गुड्स, कैंडीज, बिस्किट्स। ज़्यादा ले सकते हो, जल्दी खराब नहीं होते। फ्रूट्स के लिए रोज जाना पड़ेगा, फ्रेशनेस जरूरी है। फ्रूट आने के बाद ऑफिशियली ओपनिंग हो गई। फायरवर्क्स बैन था, इसलिए कोई धूमधाम नहीं, बस चुपचाप शुरुआत। दूसरे दिन स्टॉक ज्यादा था। राहगीरों ने नई फ्रूट शॉप देखी, फ्रेश फ्रूट थी, प्राइसेस भी कहीं से ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी कम। लोगों ने फ्रूट, एग योक पाए वगैरह खरीदा। रात को हिसाब किया, 5,300 युआन। ओपनिंग डे पर यह अच्छा था। जब लोग इस शॉप के बारे में जान जाएंगे, बिजनेस और बेहतर होगा। संडे और हॉलीडेज पर 10,000 युआन डेली तो होगी ही। करीब एक हफ्ते बाद माओताई की स्टॉक प्राइस 21 युआन के नीचे गई, हिस्टोरिकल लो। ई आंगो ने तुरंत मूव किया और एवरेज 21 युआन पर 20 लाख शेयर्स खरीद लिए। उस वक्त 1,000 फ्लैट्स में से सिर्फ 70 बाकी थे। 900 प्लस फ्लैट्स के डिपॉजिट 500 लाख से ज्यादा आ चुके थे। रेंट मिलाकर 800 लाख के करीब। पिछले महीने 265 लाख की ईएमआई दी, फिर भी 500 लाख बचे। मंथली 265 लाख की ईएमआई अब कोई बड़ी बात नहीं थी। 70 रिमेनिंग फ्लैट्स मंथ एंड तक रेंट हो जाएंगे। 5,060 लाख और आएंगे। बैंक अकाउंट में 3,800 लाख तो थे ही। 200 लाख की स्टॉक्स खरीदने के बाद भी 4,000 लाख से ऊपर था। ईएमआई परफेक्टली कवर। ये सब सोच रहा था कि फोन बजा। ब्लू कोस्ट के डेवलपर जू का कॉल। ये आंगो ने सोचा क्या काम होगा और कॉल उठाया। जू सर, हेलो भाई, थोड़ा टाइम है, मारियट होटल आ जाओ, कुछ दोस्तों से मिलवाना है, साथ में खाना खाते हैं। जू ने फोन पर हंसते हुए कहा, जू सर, आप लोग तो बिग बिजनेसमैन हैं, अरबों की प्रॉपर्टी। मैं एक छोटा आदमी आपके साथ कैसे फिट होऊंगा? ये एम्बो ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात मत करो। हीरो कहाँ से आता है ये कोई नहीं पूछता। और अब तुम कोई छोटे आदमी नहीं, 1,000 फ्लैट्स के मालिक हो, कई अरब की प्रॉपर्टी। तुम्हें कौन छोटा बोलेगा? जो ने कहा, बैंक का कर्ज है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं। ये आंगो ने कहा, बैंक का कर्ज उठाने की हिम्मत भी एक टैलेंट है। कौन सा अमीर आदमी है जो बैंक का पैसा नहीं उठाता? मेरा तो तुमसे ज्यादा है।
तो क्या मैं ज़्यादा गरीब हूँ? जू ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं सच में तुम्हें दोस्त मानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत और विजन की मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर नहीं आना तो फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, आ रहा हूँ। जो सर जैसे लोग बुलाएं तो मना कैसे करूँ? यांगो ने सीरियसली कहा। जो भाई, कौन आ रहा है? इतना स्पेशल इनविटेशन? हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग यंग मैन जिसने एक झटके में मेरे 1,000 फ्लैट्स खरीद लिए। जो ने हंसते हुए कहा। ओह, वही जिसने एक पैसा नहीं दिया और 3,800 लाख अकाउंट में पाए। एक और आवाज आई। गरीब? तुमने कौन सा गरीब देखा जिसके अकाउंट में 3,800 लाख हो? दूसरे ने कोल्ड टोन में कहा। वो उसके नहीं है। बैंक का 5 अरब का कर्ज है। वो आदमी नाराजगी से बोला। अगर सब फ्लैट्स रेंट नहीं हुए या प्राइसेस गिरी तो रोएगा भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं कि उसके लगभग सभी 1,000 फ्लैट्स रेंट हो चुके हैं तो? जू ने सीरियसली कहा। और अभी मार्केट की जो ट्रेंड है, क्या तुम्हें लगता है प्राइसेस गिरेंगी? मैं बता दूं, अगर वो अभी 6,400 पर स्क्वायर मीटर पर बेचना चाहे तो हर स्क्वायर मीटर पर करीब 2,000 युआन प्रॉफिट होगी। और ये प्राइस आसानी से बिकेगी। डिस्काउंट की जरूरत नहीं। ये सिर्फ 3 महीने में। अगर ईयर एंड तक रुके तो प्राइसेस और बढ़ेंगी। अगले साल कम से कम 10% ऊपर जाएंगी। सरकार ने इस साल कंस्ट्रक्शन लैंड सप्लाई बहुत घटा दी है। अगले कुछ सालों में प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये तय है। अभी लैंड प्राइस कितना है? 2-3 साल बाद जब ये डेवलप होगा तो ओपनिंग प्राइस क्या होगी? तो तुमने उसे सस्ते में बेच दिया? वो आदमी बोला। वो भी इसलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि तुमने हेल्प की। तुम्हारे बिना वो कभी 1,000 फ्लैट्स नहीं खरीद सकता था। बैंक 5 अरब का लोन क्यों देता, ये देखने का मैटर है। मैंने 5 अरब की कैपिटल वापस पा ली। बैंक लोन क्लियर हुआ। बैंक में क्रेडिबिलिटी बनी। आगे ज़्यादा लोन भी आसान होगा। जू ने कहा। हाँ, मैंने हेल्प की, उसके बिना वो नहीं कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, मेरे लिए भी था। और वैसे 1,000 फ्लैट्स खरीदने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बैंक से 5 अरब का लोन लेने का साहस हर किसी में नहीं। तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है। जाओ, किसी को ढूंढो जो तुम्हारे कुछ 100 फ्लैट्स एक बार में लेने को तैयार हो, देखते हैं। उस आदमी के पास कहने को कुछ नहीं था। सच था, वो जू से जेलस था। इतने सारे फ्लैट्स एक बार में बेचना अनप्रेसिडेंटेड था। नॉर्मल मार्केट में पिछले कुछ महीनों में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था। प्राइसेस रिकवर हो रही थी। ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे थे। लेकिन नॉर्मली 1,000 फ्लैट्स बेचने में 6 महीने से 1 साल लग जाता। ब्लू कोस्ट उस एरिया का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट था। सेल्स अच्छी थी। लेकिन 1,000 फ्लैट्स एक झटके में आसान नहीं। और डिस्काउंट पर बेचने के बावजूद प्रॉफिट था, बस थोड़ा कम। लेकिन उस कैपिटल से जो ने जल्दी एक और प्लॉट ले लिया। सरकार की लैंड सप्लाई इस साल हाफ से भी कम हो गई थी। मतलब आने वाले में लैंड महंगी होगी, प्राइसेस और बढ़ेंगी। पहले से प्लॉट लेना यानी पहले से प्रॉफिट लॉक। ये एंगो मैरियट होटल पहुंचा। पैरों में सस्ते लेदर शूज थे। वो तो स्लीपर्स पहनता था। लेकिन लग्जरी होटल में स्लीपर्स, सिक्योरिटी बाहर रोक देती। बॉडी पर प्लेन टी शर्ट, कैजुअल पैंट्स, पूरे आउटफिट की वैल्यू 200 युआन भी नहीं। बुरा नहीं दिखना चाहता था, बस यही था उसके पास। जू के दो दोस्त मिले। एक था रेन शिंगशंग, शिंगशंग रियल एस्टेट का ओनर। दूसरा था ऊ श्याओलोंग, लॉन्गटंग रियल एस्टेट का ओनर। वही रेन शिंगशंग था जो यांगो को गरीब कह रहा था। तीनों शेंजन में थे। लेकिन ओ शाओलोंग और रेन शिंगशंग क्यानहाई एरिया में काम करते थे। उस वक्त क्यानहाई और होहाई की प्राइसेस लगभग सिमिलर थीं। क्यानहाई थोड़ा सस्ता। जू का प्रोजेक्ट सबसे प्रीमियम था, क्वालिटी और एनवायरनमेंट पर फोकस था। ब्लू कोस्ट फेज 3 की प्राइस थी 6,500 युआन पर स्क्वायर मीटर, बिना किसी डिस्काउंट के। होहाई के बाकी प्रोजेक्ट्स 5,300 से 6,000 के बीच थे, कुछ 4,800 तक। चियानहाई में 4,300,5,000 के बीच बहुत प्रोजेक्ट्स थे। 5,000,6,000 वाले भी थे। लेकिन 6,000 से ऊपर लगभग कोई नहीं। इस टाइम में चियानहाई होहाई से थोड़ा पीछे था। लेकिन फ्यूचर में चियानहाई का पोटेंशियल बहुत था। होहाई भी कम नहीं था। दोनों मिलकर शेंजन का कमर्शियल सेंटर बनने वाले थे। सुना है तुम्हारे 1,000 फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेंट हो गए। अब तुम आराम से रेंट कलेक्ट कर सकते हो। सब रेंट हो जाए तो महीने में कुछ करोड़ तो बचेंगे। जो ने इंट्रोड्यूस कराने के बाद यांगो को अपने पास बैठाते हुए पूछा। नहीं नहीं, बड़े फ्लैट्स हैं, किराया ज्यादा है, इसीलिए रेंट करने में थोड़ी मुश्किल रही। प्राइस भी ज्यादा नहीं रखी, ईएमआई निकले बस। ई एंगो ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मैंने कोई और बिल्डिंग चुनी होती, छोटे फ्लैट्स 2 BH के 60 स्क्वायरम, 3 BH के 80 स्क्वायरम, तो ज़्यादा आसानी से रेंट होते और ज़्यादा कमाई भी होती। देखो यार, इजी में मत रहो। मेरे फ्लैट्स का प्राइस कैलकुलेट करो, 4,260 से भी कम पर स्क्वायर मीटर था। तुमने मुझे बनाया था, मुझे पता है, मैंने जस्ट इग्नोर किया। हर किसी में यह हिम्मत नहीं होती कि बैंक से 1,000 फ्लैट्स का लोन करवाए। बैंक ने तुम्हें सबसे कंसेशनल रेट पर लोन दिया। उससे तुमने कितना बचाया? और मैंने 1 साल की मैनेजमेंट फी भी माफ की, कुछ 100 लाख की बचत। बैंक को 1,000 फ्लैट्स का लोन अप्रूव करवाना आसान नहीं था। मैंने बहुत मेहनत की
और तुम अभी भी कह रहे हो मेरे फ्लैट्स महंगे थे? जो का चेहरा लाल हो गया। जो भाई, तुम्हें भी किसी ने बनाया? ये कैसे हुआ? ओ शाओलोंग ने इंटरेस्ट से पूछा। जो वेडोंग जैसे शार्प इंसान को कोई बना सका? पहले तो कभी सुना नहीं। बताओ तो मुझे भी शर्म आती है। वो एक के बाद एक पॉइंट से मुझे कंफ्यूज करता रहा। जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, ओरिजिनली उसे 10% डाउन पेमेंट देनी थी, 6,400 युआन प्राइस पर, 100 स्क्वायर एम पर 64,000 युआन। लेकिन मल्टीपल फ्लैट्स थे तो 20% लगनी थी। उसने कहा, एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस पर 20% लेना। मैंने सोचा ठीक है, अग्री कर लिया। फिर उसने कहा, 6,400 में से 1,500 युआन कैश बोनस वापस दिए तो एक्चुअल प्राइस हुई 4,900 युआन। उस पर 20% उसने खुशी से एग्री किया। मैंने सोचा, मैं ऑलरेडी 4,760 पर कैलकुलेट कर चुका था। उसने बल्क पर 500 ज़्यादा डिस्काउंट लिया तो एक्चुअल प्राइस 4,260। 4,900 पर 20%, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। लेकिन बाद में सोचा तो लगा, ओरिजिनली उसे देनी थी 10%, 64,000 युआन। दूसरी 10% एक्चुअल प्राइस पर 42,600 युआन। टोटल 1,06,600 युआन। लेकिन उसने पे किया सिर्फ 98,000, यानी 8,600 युआन कम। पर स्क्वायर मीटर 86 युआन कम। जू सर, मैंने तो आपको बनाया नहीं। एक्चुअली मैंने एक्चुअल प्राइस पर दिया। 4,260 था एक्चुअल। मैंने 4,900 पर कैलकुलेट किया। आप तो ज़्यादा ले रहे थे। यांगू ने इनोसेंट फेस बनाते हुए कहा। रिवर्स में मैंने आपको 100 स्क्वायर पर 13,000 युआन ज़्यादा दिए। 1,000 फ्लैट्स पर 1,300 लाख युआन। जो सर, कब ट्रांसफ़र करेंगे? यांगो ने एकदम सीरियसली कहा। तुम तो बड़े फनी हो। मुझे तुमसे 860 लाख मांगने चाहिए और तुम उल्टे मुझसे 1,300 लाख मांग रहे हो। जू हंसते हुए बोला, पर स्क्वायर मीटर सिर्फ 86 युआन की बात पर इतना नाटक? सच बताऊं, मैं तो ओरिजिनली 4,000 युआन पर स्क्वायर मीटर पर पूरा डील करना चाहता था। यांगो ने फाइनली खुलकर कहा, 4,000? इम्पॉसिबल। हमें भी तो प्रॉफिट चाहिए। जू ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रॉफिट? रियल एस्टेट वाले सभी इसी से तगड़ा कमाते हैं। मुझे एक पैसा नहीं लगता, यांगो ने कहा। उसी एरिया में दूसरे प्रोजेक्ट्स 3,000 प्लस युआन पर भी बेच रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स 4,000 से ऊपर पर तुम लॉस कैसे दिखाओगे? सेम लोकेशन, सेम प्राइस नहीं होता। लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बेयर शेल वर्सेस फर्निश्ड, अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव, सब अलग होता है। उश ओलोंग ने समझाते हुए कहा, लॉस नहीं होता, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो जाता। बिजनेस में कम कमाना भी लॉस जैसा होता है। तुम इसे समझ नहीं सकते। उसे इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत? ठीक है ठीक है, हर कोई बिजनेस सीखता है, एक्सपीरियंस से आता है। धीरे धीरे सब समझ आएगा, जो ने कहा। ई आंगो नोटिस कर रहा था कि रेन शिंगशिंग का एटीट्यूड थोड़ा ऑफ था, जैसे वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन ई आंगो को कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़रूरत ना हो तो अवॉइड करना ही ठीक है। ऊ शॉलोंग का एटीट्यूड अच्छा था, फ्रेंडली था। खाना खाने के बाद सब होटल के केटीवी नाइट क्लब में गए। पीना, गाना, हर किसी के साथ एक एक डीजे होस्टेस बैठी। यांगू के साथ भी एक थी। बाकी तीनों की होस्टेसेस बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट थीं। डाइस गेम्स, ड्रिंकिंग, सब में एंजॉय कर रही थी। लेकिन यांगू की होस्टेस बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, चुप, स्टिफ, नर्वस। डाइस भी नहीं जानती थी। पीते ही खांस गई, फेस रेड हो गया। ये एंगो ने उसे पास खींचा तो बॉडी स्टिफ हो गई। जब उसने हाथ उसके कपड़ों के अंदर डाला तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये आंगो रुक गया। क्या तुम अभी नहीं हो? किसी ने फोर्स किया है या खुद आई हो? कोई फोर्स नहीं किया, मेरी मर्जी से आई हूं। आज पहला दिन है। तुम मेरे पहले कस्टमर हो, इसीलिए घबराहट हो रही है। माफ करना, वो होस्टेस धीरे से बोली। समझ आया, इसीलिए तुम इस लाइन की बिल्कुल नहीं लगती, यांगो ने कहा। इस लाइन में नहीं आना चाहती थी तो क्यों आई? मेरे ग्रैंडपा बीमार हैं, ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। पापा का एक्सीडेंट में गुजर गया जब मैं छोटी थी। मामा ने दूसरी शादी करी। मैं ग्रैंडपा ग्रैंडमा के साथ पली बड़ी। पहले शेंजन के बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम किया। ओवरटाइम के साथ भी 700 युआन महीना। ग्रैंडपा के ऑपरेशन के लिए कई हजार युआन चाहिए और उसके दूसरी तरफ बैठकर उसे खींचने का। ये आंगो ने तुरंत उसे खुद की तरफ खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी भी है, मेरी भी है, ये तो डीजे है, इसे कोई भी टच कर सकता है। रनशिंगशिंग नाराज हो गया। तुम्हारी है, अलग बुला लो, ये अभी मेरे पास है। ये एंगो ने फर्मली कहा। डीजे से इतना सीरियस मत हो, हम चले जाएंगे तो ये दूसरे क्लाइंट्स के पास जाएगी। इसे घर ले जाएगा क्या? रनशिंगशिंग ने टॉन्ट किया। वो बाद में देखेंगे, अभी ये मेरे साथ है। ये एंगो ने जवाब दिया। ठीक है, झगड़ा छोड़ो, मजे के लिए आए हैं। जो ने बीच में आते हुए कहा, रेन तुम्हें चाहिए तो एक और बुला लो, इस बात पर क्या आर्ग्यूमेंट करना। जो भाई, मैं बस देखना चाहता था ये क्यों रो रही है। रेन शिंगशिंग ने एक्सप्लेन किया। माफ़ करना, मेरी अपनी वजह से रोई। यह भाई का कोई कसूर नहीं था, ये तो मुझे कंफर्ट कर रहे थे। होस्टेस जल्दी से खड़ी होकर ये एंगो का बचाव करने लगी। सब फिर एंजॉय में लग गए। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई। होटल के बाहर सब अपनी लग्जरी कार्स में बैठकर चले गए। तीनों के पास ड्राइवर भी था।
सिर्फ ये आंगो ने टैक्सी ली, किसी ने भी होस्टेस को साथ नहीं लिया। ये आंगो उन्हें जाते देखता रहा। फिर उसे उस होस्टेस की याद आई। मन बेचैन हो गया। एक साफ इनोसेंट लड़की अगर इस लाइन में आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी पूरी तरह। ई आंगो वापस होटल के अंदर गया। वो होस्टेस एक लाइन में खड़ी थी। एक रूम का क्लाइंट अपनी चॉइस कर रहा था। एक 50+ साल का बूढ़ा, बुरी शक्ल, सफेद बाल। उसने उसी को चूज किया। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उस बूढ़े ने उसे खींचा और मुंह आगे किया। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो होस्टेस डर के मारे चीख उठी। रुको। ये आंगो आगे बढ़ा। चलो मेरे साथ चलो। ये आंगो ने उसका हाथ पकड़ा। ओए ये क्या, मैंने इसे चूज किया था। वो बूढ़ा नाराज हो गया। ये आंगो ने उसके कान में झुककर जल्दी से कहा, तुम इस लाइन में फिट नहीं हो, मेरे साथ चलो, तुम्हारे ग्रैंडपा के ऑपरेशन के लिए पैसे दूंगा। फिर उसने वॉलेट निकाला। एक 2000 युआन निकाले और बूढ़े को देते हुए बोला, माफ करना, ये मेरी कजिन सिस्टर है, घर में प्रॉब्लम हो गई इसलिए यहाँ आ गई। मैं इसका भाई हूँ, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ। ये रखो माफी। मुझे नहीं पता कजिन है या नहीं, ये यहाँ काम करती है, मैंने चूज किया। बूढ़ा नहीं माना। ठीक है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस बुलाता हूँ। फिर तुम्हारी पार्टी कैसी रहेगी। ये आंगू ने शांति से लेकिन फॉर्मली कहा। इतनी सारी होस्टेसेस हैं, इसी पर क्यों अटके हो। क्या तुम्हारी फैमिली में कोई यंग गर्ल नहीं है। तुम्हारी बेटी भी इसी उम्र की होगी। कोई इसे जबरदस्ती करे तो कैसा लगेगा। किसी ने बीच में कहा, लाओ लियो छोड़ो, मजे के लिए आए हो, सीन मत बनाओ, कोई और चूज कर लो। ये आंगो उसे लेकर बाहर आ गया। तुम्हारे ग्रैंडपा को सच में ऑपरेशन चाहिए। यह सच है, ये आंगो ने पूछा। हाँ। क्या तुम सच में हेल्प करोगे। वो बोली। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ूंगा, खुद ग्रैंडपा का ऑपरेशन देखूंगा। ये आंगो ने सोचकर कहा। ठीक है, शुक्रिया, तुम जहां कहोगे चलूंगी, बस ग्रैंडपा ठीक हो जाए। उस बूढ़े ने तो डरा दिया था। तुम्हारे साथ जाना उससे कहीं बेहतर है। वो बोली। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, कहाँ रहती हो। ये आंगो ने पूछा। मेरा नाम हुजिंग है, बेहू की हूँ। नियर बाय एक अर्बन विलेज में रहती हूँ, एक जानने वाले के साथ। केटीवी छोड़ दिया तो वहां रह सकती हो। ये आंगो ने पूछा। हुजिंग ने चुपचाप सिर हिलाया। चलो अपना सामान ले आओ, ये आंगो ने कहा। दोनों टैक्सी से उसके कमरे गए, सामान उठाया। फिर टैक्सी से ब्लू कोस्ट सोसाइटी पहुंचे। ये आंगो ने खाली फ्लैट में उसे रहने दिया। आज आराम करो, कल बात करेंगे। ये आंगो वापस जाने लगा तो हुजिंग ने धीरे से पूछा, रुकोगे नहीं। ये आंगो रुका। तुम सच में चाहती हो, उसने पूछा। ये भाई, मैं देख सकती हूँ तुम अच्छे इंसान हो। मैंने कहा था, ग्रैंडपा के लिए तुम जो करोगे मैं हर चीज़ से रिपोर्ट करूंगी। 1 घंटे बाद ये एंगो लेटा हुआ था। हुजिंग पास में थी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। नहीं, फैक्ट्री में कुछ लड़कों ने ट्राई किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था रिलेशनशिप के बारे में। और वो सब दूसरे स्टेट्स के थे। ग्रैंडपा ग्रैंडमा से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो सिर्फ हम दो बहनें हैं, हुजिंग ने बताया। लेकिन मैं भी तो बाहर का हूँ, ये एंगो ने हल्के से कहा। हुजिंग चुप रही। ये एंगो मन में सोच रहा था, बिना एक्सपीरियंस के ग्रैंडपा के लिए केटीवी ज्वाइन कर ली। रियली नाइव। पहले ये भी नहीं सोचा कि ये वैल्यूएबल है। अगर सच में बेचना भी था तो कम से कम अच्छी प्राइस मांगती। अच्छा हुआ मैं मिला, वरना उस बूढ़े के हाथ लगती, बहुत बुरा होता। जब ग्रैंडपा ठीक हो जाएं उन्हें यहाँ शेंजन ले आओ, यहाँ मेडिकल केयर बेहतर है। ये अंगो ने कहा। सच में ग्रैंडपा ग्रांडमा को भी यहाँ ला सकते हो। हुजिंग एक्साइटेड हो गई। हाँ, ये आंगो ने कहा। अगले दिन ही आंगो हुजिंग को बैंक ले गया, 10 लाख युआन ट्रांसफर किए, एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। ये आंगो खुद नहीं गया, बोला बिजी हूँ। वैसे भी अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अगर हुजिंग वापस नहीं आई तो वो 10 लाख चैरिटी समझ लेगा। अभी फ्लैट्स का काम बाकी था, बेहू जाने का टाइम नहीं था। तीसरी दीदी और जीजाजी की फ्रूट शॉप अब अच्छी तरह चल पड़ी थी। 2 वर्कर्स, एक मेल एक फीमेल। मेल वर्कर जीजाजी के साथ मार्केट जाता था और वापस आकर गन्ना पाइनएप्पल काटता, वाटरमेलन स्लाइस करता। एक बड़ी रेफ्रिजरेटर भी आई, ग्रेप्स जैसे फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। रूटीन बन जाने के बाद डेली रेवेन्यू स्टेबल होकर 8,000 युआन के आसपास आ गई। हॉलीडेज पर 10,000 से 20,000 तक। मंथली रेवेन्यू 2, 5, 2, 6 लाख युआन। बिजनेस स्टेबल हो गया तो दीदी जीजाजी ने रेंट देने की जिद की। ये एंगो ने सोचा, अपने लोगों में भी हिसाब होना चाहिए, और एक्सेप्ट कर लिया। 2, 4, 2, 5 लाख की मंथली रेवेन्यू पर कम से कम 7, 8 लाख प्रॉफिट। शॉप रेंट 15,000, 2 वर्कर्स 5,000 ईच, रेजिडेंशियल फ्लैट 3,000, सब निकालकर कम से कम 50,000 युआन नेट मंथली। दीदी और जीजाजी बहुत खुश थे। 1 महीने की कमाई फैक्ट्री में दोनों की पूरे साल की सैलरी से ज्यादा। और यांगो के 1,000 फ्लैट्स भी फाइनली सब रेंट हो गए। सुमेली और वांग बिन के पास अब ज्यादा काम नहीं था, बस कभी कोई फ्लैट खाली हो तो वो क्लीन करके दोबारा रेंट करवाना। उसी दिन जो वेडोंग ने यांगो को कॉल किया, ब्लू कोस्ट फेज 3 के सेल्स ऑफिस आने को कहा। यांगो ने सोचा, ये दोबारा कुछ खरीदवाना चाहता है, जल्दी से पहुंचा। ये लाओ दी, अब सब फ्लैट्स रेंट हो गए, अब क्या चल रहा है। जो ने चाय बनाते हुए हंसकर पूछा।